एवरेज हर साल वेरी करता है। मैंने एक पौधे में अराउंड 300 kg भी निकाला है, तो कोई साल वो खाली भी रह जाता है। जो भी अभी तक हुआ है, मैंने ऑन ट्री फ्रूट बेचा है। लकीली मेरे को सारा फ्रूट पेड़ पे बेचना पड़ रहा है। यानी कि आपका जो मार्केट है यहीं पे आपको मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आंवला की फार्मिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आंवला की फार्मिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, साथ में आप इसकी फार्मिंग को किस तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो सर, पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय कराइए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान है जी। सोमी गांव है जी, राशमी तहसील में, वहाँ का निवासी हूँ मैं जी। तो सर, अभी जैसे हम आपका आंवले का बगीचा देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपका ये बगीचा एक तो कितना पुराना है और कितना एरिया में आप इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। ये बगीचे लगभग 23 से 25 साल हो गए इन पौधों को आज की तारीख में। और ये मेरे पास अभी जो फ्रूट दे रहे हैं वो लगभग 5000 प्लांट्स हैं जी, जो फ्रूटिंग पे हैं। ओके। तो अब सर, जैसे हम बात करें इसकी खेती की, तो आंवला की जो खेती है, आपके हिसाब से इसकी खेती के लिए किस तरीके की ज़मीन चाहिए होगी जिसमें हम इसकी खेती कर सकते हैं। यूजुअली अगर आप देखें तो आजकल सब तरह के सॉइल में ये आंवला पैदा हो रहा है। हर कोई राजस्थान में आप सब ज़िलों में देखें तो सब ज़िलों में आपको आंवले की खेती मिल रही है जी। कुछ जैसलमेर बाड़मेर का ये जो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है जी, वहाँ पे नहीं है। बाकी पूरे राजस्थान में आंवले की खेती अच्छे लार्ज स्केल पे हो रही है जी। तो अब जैसे हम बात करें कि जैसे कोई आंवला की खेती करना चाह रहा है, तो वो पौधे लगाना चाहता है, तो खेत की हम तैयारी कैसे करते हैं और पौधे लगाने की क्या प्रोसेस रहेगी। खेत की तैयारी में तो ऐसा है कि सब आपको एक तो सबसे पहले साफ़ सफाई चाहिए, खेत की बढ़िया साफ़ सफाई, निड़ाई गुड़ाई हो जानी चाहिए जी। फिर इसका जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जी, कितने बाय कितने पे पौधे लगने चाहिए, कौन सी ग्रेट क्वालिटी के पौधे आने हैं, कौन सी नर्सरी से आने हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको हेल्प मिलती है, वो सब डिपार्टमेंट आपको जानकारी देता है। हमारे यहाँ पे तो लगभग चकैया हो गया, हाथीजूल हो गया, कृष्णा हो गया, N7 हो गया, मिक्स वैरायटी में पौधे लगे हुए हैं। कितना टेम्परेचर ये पौधा सहन कर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम का आप ये मैक्सिमम अगर अपन देखें तो 45 से 47 डिग्रीज तक आजकल हमारे यहाँ पे टेम्परेचर जाने लग गया जी। तो जब तक ये पौधा कंफर्टेबली उसको सहन कर लेता है। और मिनिमम ये है कि 15 से कम नहीं, फिर ये पौधा अच्छा नहीं सहन कर पाए। तो जैसे काफ़ी बार हमने देखा है कि हमारा ये जो एरिया है, यहाँ पे शीतलहर का भी काफ़ी प्रकोप होता है, जैसे अभी हो रहा है, पिछले साल भी काफ़ी हुआ था। तो उस चीज़ से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, या फिर किसान भाई उसका कैसे ध्यान रख सकते हैं? शीतलहर के प्रकोप से बचाने के लिए एक तो जितनी भी आपकी जो भी बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्रीज़ पे मेरा जो बगीचे का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि शीतलहर को बचाने के लिए हम लोग के यहाँ पे चारों तरफ नीम के पौधे लगे हुए हैं। तो वो एक तरह से है ना, कर्टन का रोल प्ले कर रहा है, एक पर्दे का रोल प्ले कर रहा है चारों तरफ जी। तो उससे शीतलहर से इन पौधों को बचाव मिलता है। तो अब जैसे एक चीज़ आती है कि काफ़ी किसान हैं जो केमिकल से फार्मिंग करते हैं और काफ़ी किसान ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करते हैं, तो आप किस तरीके से फार्मिंग करते हैं और कौन कौन से उसमें खाद देते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा। हमने इन बगीचों में आज तक DAP यूरिया नहीं बताया जी। हमने हमारे सॉइल में कभी भी DAP हो गया, यूरिया हो गया, और भी किसी भी प्रकार का खाद केमिकल नहीं डाला है। ओनली देसी गोबर गाय का जी, उसका प्रयोग करते हैं हम। 25 साल हो गए इन पौधों को, 25 साल से हम देसी गोबर खाद ही डाल रहे हैं जी। तो आप मतलब गोबर में कौन कौन सी गोबर डालते हैं और कितनी, मतलब एक पौधे के हिसाब से कितना आप इसमें देते हैं? सब वो थोड़ा सा अंदाजन पौधे की साइज़ देख के वो अंदाज लगा के देना पड़ता है। और देते गोबर गाय का देसी गौशाला से खरीदते हैं, गांव में से खरीदते हैं। अब हम लोगों ने हमारे गांव में गौशाला डेवलप करी है जी, तो उससे भी हमको मिलने लगेगा गोबर। ओके। तो अब उसका डालने का क्या सीज़न रहता है उससे? गोबर डालने का सीज़न अप्रैल मई का महीना। ठीक है। अब मेन चीज़ आती है, जैसे आपका इतना बड़ा बगीचा है जी, तो इसमें पानी देने का आपका क्या सिस्टम रहता है, कैसे आप इस बगीचे में पानी देते हैं?
इनिशियली ये जब पौधे लगे थे जी उस टाइम मेरे ग्रैंडफादर भी अलाइव थे, मेरे बड़े फादर जी इन लोगों ने ये फार्म डेवलप किया है। जी मैं तो एक केयर टेकर हूँ जी जो आगे से कर रहा हूँ काम। जी। इनिशियली इस फार्म को ड्रिप इरिगेशन पे डेवलप किया हुआ है। ओके ये जितने भी आपको पौधे दिख रहे हैं जी ये सब ड्रिप पे बड़े हुए हैं। ओके और हम भी किसानों को यही सजेस्ट करेंगे कि जो भी नया प्लांटेशन कर रहे हैं वो ड्रिप पे ही करिए। ओके। तो एक तो कम पानी में और अच्छी तरह ग्रोथ अच्छी मिलती है पौधों को। जी आप देख रहे हैं धीरे धीरे वाटर लेवल कम हो रहा है। जी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलती है, जी बिजली बहुत कम मिल रही है, जी 5 घंटे में पिलाई नहीं होती है। तो ये सब में आपका अगर ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है तो वो बहुत हेल्प करता है। ओके। अब जैसे हम बात करते हैं बीमारियों की, तो आपने कौन कौन सी बीमारियां इसमें देखी है उसके बारे में आप थोड़ा। मेनली आंवले में ऐसे बीमारी कम लगती है, जी कुछ तो फंगस का प्रकोप आता है जी और आजकल टाइम के साथ इंसेक्टिसाइड बहुत हो रहा है। जी फल मक्खी हो गई, अलग अलग इंसेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। जी उसके लिए भी यूँ है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, डिपार्टमेंट से मिल जाए, या ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो आपको बता देते हैं किस तरह की दवाई स्प्रे करनी है। तो स्प्रे मैं कर रहा हूँ। ओके। बाकी सॉइल में कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। हाँ, प्लांट्स में स्प्रे की अब नीड है तो वो नीड के हिसाब से करना पड़ता है मेरे को। ओके। तो अब जैसे उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो एवरेज आपको पर प्लांट कितना प्रोडक्शन मिल रहा है साल में? एवरेज हर साल वेरी करता है। ओके। ईयर टू ईयर वेरी कर रहा है। मैंने एक पौधे में अराउंड 300 kg भी निकाला है, तो कोई साल वो खाली भी रह जाता है। एवरेज माने 250 किलो पर प्लांट निकल जाता है। ये इनकी 22-23 की उम्र हो गई है पौधों की, उस टाइम आप 300 kg आप मान लें कि आपको एक पौधे से मिलता है। जी। तो अब जैसे सबसे मेन चीज़ आती है कि कोई भी किसान है किसी भी चीज़ की फार्मिंग कर रहा है, किसानों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मार्केट की। तो आपका मार्केट कहाँ है, आप इसको कैसे सेल करते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। सबसे बड़ी सर ये है कि मैं तो जो भी अभी तक हुआ है मैंने ऑन ट्री फ्रूट बेचा है। ओके। थोड़ा सा आपको क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ता है। जी। अगर आप पौधे की देख रेख और प्रॉपर टाइम पे इनको खाद है, पानी है, स्प्रेज करते रहेंगे जी। तो बायर्स इनिशियली आपके फार्म्स पे आएंगे आपके फ्रूट को खरीदने के लिए। जी। तो मेरे को सारा फार्म पे, लकीली मेरे को सारा फ्रूट पेड़ पे बेचना पड़ रहा है। यानी कि आपका जो मार्केट है यहीं पे आपको मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। जी। मेरे फिक्स्ड बायर्स हैं। जी। पुष्कर साइड के हैं, जयपुर साइड, चूमू साइड के। जी। अच्छा, काफ़ी बायर्स यूपी प्रतापगढ़ के आते हैं। जी। ये लोग प्रॉपरली इनको तुड़वा के पैक करवा के, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, बड़ी मंडियाँ हो गई, वहाँ पे इन लोगों का मार्केट है, ये लोग सेल करते हैं। ओके। तो मार्केट के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। अभी जैसे हम रेट की बात करें तो आपको पिछले साल क्या रेट मिली थी और इस साल आपको क्या रेट मिल रही है? रेट में बहुत फ्लक्चुएशन आ गया है साहब। लास्ट ईयर 15 रुपये तक आपको किलो पे मिल रहा था, इस साल 10 रुपये 8 रुपये ही मिल रहा है। जी। हर साल उससे पहले अच्छा था। कोई साल आपका कमज़ोर है रेट, कोई साल अच्छी रेट है। जी। तो अभी जैसे हम आपका पूरा बगीचे की बात करें तो पिछले साल आपको लगभग इस बगीचे से कितना रिटर्न मिल गया था और उसमें से आपकी कॉस्ट कितनी आई बगीचे को मेंटेन करने में? अब रिटर्न की तो क्या कहें आपको, हाँ मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। जी। मेंटेनेंस कॉस्ट मैं काफ़ी लेबर ओरिएंटेड काम करता हूँ। जी। मशीन में मेरे पास एक बूम स्प्रेयर है, जी। मित्रा कंपनी का स्प्रेयर है, उससे मैं स्प्रे करता हूँ। बाकी मैं लेबर ओरिएंटेड वर्क है टोटल। जी। तो डिपेंड्स करता है, कभी 20 लेबर 15 लेबर कंटिन्यूस चलती है, ट्रैक्टर्स चलते हैं, हकायाँ होती है। जी। ओके। तो अब जैसे कोई आप एवरेज निकाल लीजिए एक लेबर का क्या है रेट। जी। तो उस हिसाब से चलता है। जी। तो अब जैसे कोई फार्मर चाहता है आंवला की फार्मिंग करना, तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा ये कहना है साहब, प्रॉफिटेबल फार्मिंग है, करना चाहिए। जी। और इसमें यूँ है कि थोड़ा सा आपको आपकी क्वालिटी ऑफ फ्रूट पे ध्यान देना चाहिए। जी। अगर क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो मार्केटिंग इट्स नॉट एन बिग इशू। जी। तो आशीष जी, आपका एक बार फिर वेलकम है हमारे चैनल में। तो आप थोड़ा सा आंवला की जो खेती है उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को समझाइए। आंवला बहुत उपयोगी पौधा है। जी। इसका हर जगह काम में आता है, फल जी।
और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी रहता है, आयरन, पोटेशियम सब कुछ प्रचुर मात्रा में रहता है, बीमारी में अच्छा काम में आता है। जी, तो अभी जैसे हम इसकी फार्मिंग की बात करें तो इसकी कौन कौन सी वेराइटियां हैं जिसकी किसान भाई फार्मिंग कर सकते हैं और उनका अच्छा प्रोडक्शन मिलता है? एरिया के हिसाब से वैरायटी अलग अलग होती है जी। हाँ, अपने जो राजस्थान के एटमॉस्फेयर में चकैया वैरायटी सबसे ज़्यादा चलती है। अच्छा, तो उस वैरायटी की क्या विशेषताएं है जिसके कारण वो ज़्यादा यहाँ पर चलती है? चकैया वैरायटी सभी चीज़ में काम आती है। उसकी कैंडी बन जाएगा, अचार बन जाएगा, जूस बन जाएगा। 2% उसमें रेशो होता है, उससे हर चीज़ में वो बेनिफिट रहता है। ओके, अब जैसे कोई किसान भाई चाहता है इसकी खेती करना तो वो किस तरीके से इसके पौधे लगा सकता है, कैसे फील्ड प्रिपरेशन करेगा, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से समझाइए। खेत के लिए 2 बार कल्टीवेट करवाना है खेत को जी। उसके बाद अपने को गड्ढा खोदना है, 1-1.5 महीने की धूप लगानी है गड्ढे में जी। उसके बाद देसी खाद मिला के पौधा लगाना है। ओके, जैसे अब हमने पौधा लगाया, पौधे लगाने के कितने टाइम बाद पौधे में अपना जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा? 3 साल बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। 3 साल में अपना पौधा मैच्योर हो जाएगा। जी। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हम प्रोडक्शन पे आते हैं तो ईयर बाय ईयर मतलब प्लांट में कितना प्रोडक्शन हमें मिलता जाएगा और जो फुल प्रोडक्शन है, जो प्लांट की पूरी कैपेसिटी हो वो कितने टाइम बाद मतलब प्रोडक्शन होगा, उसके बारे में भी आप थोड़ा समझिए। प्रोडक्शन देखो आपको तीसरे साल बाद 50 किलो से लेके 100 किलो के लगभग फ्रूट एक पौधे पे मिलेगा, बढ़ता जाएगा। 7-8 साल के बाद आपको 250-300 किलो तक फ्रूट मिलेगा। ओके, और अगर हम प्लांट की लाइफ की बात करें तो इसकी लाइफ कितनी होती है? 30 से 35 साल। ओके, 30 से 35 साल तक ये चलेगा। और अगर अब जैसे कोई किसान भाई चाहता है कि मुझे इसकी फार्मिंग करनी है तो फार्मिंग करने के लिए किसान भाई को प्लांट्स कैसे अवेलेबल होंगे, उसके बारे में भी आप थोड़ा समझाइए। प्लांट लेने के लिए हमारी नर्सरी पे आ सकता है। अपनी नर्सरी मरमी गांव में रासमी तहसील जिला चित्तौड़गढ़ श्रीनाथ नर्सरी के नाम से है। ओके, और अगर हम प्लांट की डिस्टेंस की बात करें तो एक तो प्लांट की डिस्टेंस कितनी रहेगी और पर एकड़ उसके हिसाब से कितने प्लांट लगेंगे? 20 बाई 20 पे पौधा लगेगा। ठीक है, 1 एकड़ में लगभग 160 पौधा आएगा। तो आंवले में जो बीमारियां हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताइए कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है और उनका हम इलाज कैसे कर सकते हैं? आंवला में बीमारी बहुत कम लगती है, मौसम के अनुसार आ सकती है। फंगीसाइड आता है तो फंगस के लिए अपने को मैनकोजेब है, कार्बनडाइजम, इसका स्प्रे करना रहता है। और फ्रूट की शाइनिंग वगैरह और जो दाग लगते हैं उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना रहता है। और एक लट आती है जो गांठ बना देती है पौधे में, तो उसके लिए अपने को डाइमेथोड 30 cc इंजेक्शन में भर के उस गांठ में छोड़ने का और गिल्ली मिट्टी से उसका छिद्र बंद कर देने का। तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगी और कोई ज़्यादा बीमारी नहीं आती आंवले में। बहुत कम खर्चा होता है आंवले में। ओके, तो अब जैसे आपने खर्चे के बारे में बताया, अगर जैसे कोई किसान भाई 1 एकड़ में इसकी फार्मिंग कर रहा है तो उसे खर्चा लगभग कितना आएगा, उसके बारे में भी आप मेरे को बताइए। खर्चा केवल खाद का है और पेस्टिसाइड का है, वो मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। अपने को एक पौधे पे 10 से 20 किलो खाद देसी लगेगी और 1 एकड़ में 1 कट्टा DAP और सिंगल सुपर फास्फेट। ओके, तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि आप किस तरीके से आंवला की फार्मिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।